नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू कैरियर में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो वी एडू कैरियर आपका चैनल है, ये ख़ास तौर से एजुकेशन और आपके कैरियर से रिलेटेड बातों पर विचार करने के लिए बनाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। फ़िलहाल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा 7वां चैप्टर है। इससे पहले हम 6 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कक्षा 8 की एसएसटी की जो बुक है उस एसएसटी की बुक को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़े उसमें अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत के भारतीय शासन में शामिल होने तक की बातें की गई, जिसमें बुनकरों के विषय में हमने पिछले अध्याय में ही बात की है। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमें मोटिवेट करता है। और ख़ास तौर से मैं जो ये सीरीज़ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, एसएसटी से रिलेटेड जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये आपके लिए हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। भले ही वो एग्ज़ाम राजस्थान लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर इंडिया लेवल का, यानी एक तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लीजिए, यूपीएससी का मान लीजिए, आरएएस आरपीएससी का मान लीजिए, आरएसएस एमबी का मान लीजिए, यानी कुल मिलाकर के जितनी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये वीडियोज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करने के विषय में हम बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर हमें दिया गया है, इससे पहले हमने बुनकरों के विषय में बात की थी, बुनकरों के बारे में हमने बात की थी। तो आपने जब ये देखा कि 1857 की क्रांति जब भारत में स्थापित हुई या शुरू हुई, उसके बाद भारत की जनता को लेकर के जिस तरह की विचारधारा अंग्रेजी हुकूमत की बनी, उसके आधार पर देशी जनता को सभ्य बनाने के विषय में बातें होने लगी कि हम जिन आडंबरों का पालन करते जा रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में व्यवस्थाओं के नाम पर या परंपराओं के नाम पर जिन आडंबरों का पालन किया जा रहा है, उन आडंबरों को अब समाप्त करने का समय आ चुका था। और इसी क्रम में देशी जनता को, देशी लोगों को, भारतीय लोगों को सबसे पहले सभ्य बनाना ज़रूरी था। सभ्य बनाने से मतलब ये नहीं है कि हम असभ्य थे या हम में शिष्टाचार नहीं था, बल्कि सभ्य बनाने से मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय की, उस माहौल की, उस परिवेश की जो आवश्यकता थी उसके अनुसार लोग अपना जीवन यापन करना शुरू करें। अच्छे और गलत में, सही और गलत में, अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख जाएं, ये उस समय की सबसे महती आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। और इसी क्रम में पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, यानी वो केवल भू क्षेत्र पर अपनी विजय करना या फिर केवल आय पर, यहाँ से प्राप्त होने वाली इनकम पर अपना नियंत्रण स्थापित करके ही खुश नहीं थे या उससे ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक मिशन भी उन्होंने अपनाया हुआ था कि हम यहाँ की संस्कृति में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिनकी वजह से हम पिछड़े हुए माने जाते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही, यानी जो अव्यवस्थाएं उन्होंने भारतीय समाज में देखी, जो एकाधिकार उन्होंने भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में देखा, भारतीय सभ्यता में देखा, उसको समाप्त करने के लिए उनको किस तरह के प्रयास करने होंगे, इसकी जानकारी उनके पास भी नहीं थी कि वो किस तरह से, यानी एक तरह से उनके पास कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था। बस उनके मन में एक सोच थी कि उनको इस भारतीय अव्यवस्था की जो परिपाटी है उसको बदलना है। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है,
उसे भाषाविद कहा जाता है। मल्टी लैंग्वेज बाई लैंग्वेज जो जानता है उसको मल्टी लैंग्वेज जानने वाले को एक तरह से भाषाविद कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे, यानी जो भारत में रहने वाले अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों में सुचारू रूप से स्थापित की जा रही या कई सालों से चली आ रही संस्कृति को, शिक्षा को किस तरह से देखते थे। तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। यानी क्या शुरुआत में भी ऐसा ही रहा होगा जैसा हम आज देखते हैं, जिस तरह से आज हम बेंच वगैरह पर बैठकर पढ़ते हैं, क्या शुरुआत में भी ऐसा ही रहा होगा? क्या ये ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम पहले भी रहा होगा? क्या फेल पास वाला सिस्टम भी पहले रहा होगा, या पहले भी अंग्रेजी पढ़ी जाती रही होगी? इन सभी सवालों के बारे में यहाँ पर जवाब आपको मिलने वाला है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। यानी अब तक जो परंपरा चलती आ रही थी, जो शिक्षा का तरीका चलता आ रहा था, उस तरीके को अगर बदलना है तो अंग्रेज सरकार उसके लिए किस तरह की रणनीति को अपनाए, इस बारे पर या इस बात पर भी विचार किया जाना जरूरी था, आवश्यक था। प्राच्यवाद की परंपरा, ये प्राच्यवाद की परंपरा है क्या कि सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, यानी कई तरह की भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। ये चित्र में दिया गया है। विलियम जोन्स फ़ारसी भाषा सीख रहे हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बन गए कि 1783 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जूनियर जज के रूप में स्थापित किया गया वो कौन? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो हैं वो कहाँ से उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। फिर उन्होंने अपने दोस्त से कलकत्ता में किस तरह की भाषा सीखी? तो अरबी और फ़ारसी भाषा का अध्ययन उन्होंने प्राप्त किया। अरबी और फ़ारसी भाषा को उन्होंने सीखा। कलकत्ता आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उनकी व्याकरण, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। क्योंकि वो ज़्यादातर संस्कृत में लिखी थी, इसीलिए उन्होंने संस्कृत का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त किया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो इनके द्वारा दो तरह की संस्थाएं स्थापित की गई, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और दूसरा एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका। इसके अलावा इनको साथ किसका मिला? तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, इन दो व्यक्तियों का साथ इनको मिला। किसको? विलियम जोन्स को। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। यानी ये लोग भी इस बात को मानते थे कि भारतीय सभ्यता जो है वो प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, सबसे टॉप पर, सबसे संपन्न, सबसे समृद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है
और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। यानी जब तक आप संस्कृत में लिखे हुए हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप मुसलमानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको इस बात का आधार, इस चीज़ का आधार प्राप्त नहीं होगा कि आप भारतीय शिक्षा में अगर कोई नयापन लाना चाहते हैं या भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। यानी भारतीय जो अपनी वैभवता को, अपने वैभव को खो चुके थे या भूल चुके थे, वो उस चीज़ को वापस से जानने समझने लगेंगे, उनको इस चीज़ में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। भारतीय संस्कृति के अभिभावक क्यों? क्योंकि उस समय में, उस काल में, उस परिस्थिति में भारतीय संस्कृति की देखरेख वही लोग कर रहे थे। और मालिक इसलिए क्योंकि वो उन्हीं के अधीन थी, भारतीय संस्कृति उस समय उन्हीं के अधीन थी। वो जैसा प्रस्तुत करेंगे वैसा लोगों को मानना होगा या वैसा ही लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि भारतीयों का समर्थन भी उनको प्राप्त हो, भारतीयों के प्रति अपनत्व का भाव उनके साथ बन जाए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए, जैसे अंग्रेजी। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं, जब वे लोग देशी जनता को देशी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मदरसा मुस्लिम धर्म से संबंधित है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, जैसे विद्यालय। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्था या संस्थान हो सकता है जिसको अरबी भाषा में क्या कहा गया? मदरसा कहा गया। जैसे विद्यालय को अंग्रेजी भाषा में स्कूल कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया, ताकि अरबी भाषा में लिखे गए जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं या फारसी भाषा में लिखे गए जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं या उनका जो इतिहास है, उस इतिहास को जानने समझने का मौका भारतीय उन अधिकारियों को मिले जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा यहाँ पर तैनात किए गए थे। इस चित्र में वॉरेन हेस्टिंग्स नामक स्मारक है। रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में ये चीज़ स्थापित है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी वे हैं जो प्राचीन विचारधारा वाले हैं। भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या करने में मदद चाहते थे। तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो एक तरफ तो उन्होंने मदरसा स्थापित कर दिया ताकि मुस्लिमों का विश्वास जीता जा सके, दूसरी तरफ उन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि हिंदुओं का विश्वास उनको प्राप्त हो जाए और संस्कृत ग्रंथों की जानकारी भी उनको प्राप्त हो जाए। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के
कटु आलोचक भी थे, यानी वे उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनकी निंदा करते थे कि ये जो प्राच्यवादी हैं ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। प्राच्यवादी कौन? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा? प्राच्यवादी कहा। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता, उसको क्या कहा गया? मुंशी। और साथ ही में यहाँ पर वर्नाकुलर जो शब्द दिया गया है, इसके बारे में, वर्नाकुलर के बारे में बताया गया है कि यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं, साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी एक तरह से अंग्रेजी भाषा में अगर किसी चीज़ को कुछ बोला जा रहा है और यहाँ की स्थानीय भाषा में अगर किसी चीज़ को कुछ बोला जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है, उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर वर्नाकुलर, मुंशी और प्राच्यवादी, इन 3 शब्दों के बारे में बताया गया है। अब पूरब की जघन्य गलतियाँ। पूरब की जघन्य गलतियों से मतलब कि हम जो हैं उनके द्वारा या हमारे द्वारा ऐसी कौन सी भूलें हुई जिनके कारण हम पिछड़ते चले गए। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेजी अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। प्राच्यवादी, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहा गया? प्राच्यवादी। तो इन प्राच्यवादियों की इन्होंने निंदा की, आलोचना की। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है, यानी ज्ञान तो है लेकिन वो त्रुटियों से भरा हुआ है, गलतियों से भरा हुआ है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए, उनको अपने तरीके से, अपने हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। यानी उनका मानना यह था कि जो उपयोगी है, जो व्यावहारिक है, उसका ज्ञान सबसे पहले दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन वो आगे जाकर के काम ही नहीं आए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। यानी पश्चिम में ऐसा क्या विशेष है कि वो पूर्व से आगे है, ऐसा वो लोग चाहते थे। वो यही चीज़ भारतीयों को सिखाना चाहते थे कि भारतीय आखिरकार पश्चिम वालों से पिछड़े हुए क्यों हैं उस समय पे काल में, उस दशा में, उससे पहले नहीं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। कौन? बेबिंगटन मैकाले, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। यानी उनका मानना यह था कि पूर्वी ज्ञान में या पूर्वी जो राष्ट्र हैं, जैसे भारत जो देश है, उस भारत की ऐसी कोई भी शिक्षा दीक्षा नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रंथ या कोई भी ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है जो इंग्लैंड से ऊपर हो या इंग्लैंड की पद्धतियों से आगे हो। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो प्राच्यवादी हैं ये प्राचीन इतिहास के विषय में बात करते हैं, जबकि उस प्राचीन इतिहास या प्राचीन तरीके का औचित्य उस समय नहीं था, ऐसा अंग्रेजी अधिकारी मानते थे। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा।
यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। यानी उस समय जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति में विज्ञान का भी अपना एक महत्व था। तो ऐसे में मैकाले ये चाहता था कि वहाँ की शिक्षा पद्धति के आधार पर पढ़ करके, अध्ययन करके लोगों का विकास हो सकता है और पश्चिमी देशों ने जो विकास किया उससे लोगों को अवगत करवाया जा सकता है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। इसलिए मैकाले पश्चिमी शिक्षा पद्धति का पक्षधर था। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1835 में। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज, जिसको हिंदू कॉलेज भी कहा गया, जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए बल्कि अंग्रेजी को महत्व दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। यानी इन मदरसों को और इस हिंदू संस्कृत कॉलेज को क्या कह दिया गया? अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर, क्योंकि लोगों की रुचि धीरे धीरे इनमें समाप्त होने लगी थी और इसी वजह से मैकाले ने इनको ये संज्ञा दे दी, इस नाम से इनको बुलाया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा कि शिक्षा जो है वो व्यावहारिक होनी चाहिए, और व्यावहारिक होने का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उनको होना चाहिए एक तरह से, कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं या शिक्षा पद्धति जो लागू की जा रही है वो आगे भारतीयों के काम का आएगी, क्योंकि जब तक वो काम नहीं आएगी तब तक भारतीयों को उसका फ़ायदा समझ में नहीं आएगा, और अगर फ़ायदा समझ में नहीं आएगा तो वो अपनी पुरानी या प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसी को उचित मानते रहेंगे। इसीलिए व्यवसाय के लिए शिक्षा देने को प्राथमिकता दी गई कि आप जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो व्यवसाय के लिए होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति उसका महत्व समझ सके। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच कहा जाता है। यानी जो वुड डिस्पैच है वो किससे संबंधित हो गया? शिक्षा से संबंधित हो गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे, यानी नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो कितना प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लोगों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यानी देश में जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं और देश में विकास की जो आवश्यकता है उसके लिए भारतीयों को मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। धीरे धीरे अपने आप उनका रुझान, अपना इंटरेस्ट जो है वो मुड़ता चला जाएगा, दूसरी ओर मुड़ता चला जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी और क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये चीज़ अंग्रेज़ों के समझ में आने लगी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका फ़ायदा न केवल भारतीयों को बल्कि अंग्रेज़ों को भी मिलेगा। और साथ ही इसका जो एक और मकसद था वो ये था कि अंग्रेज़ हुकूमत के लिए उनको यहाँ पर लिपिक उपलब्ध हो जाएं। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। यानी कुल मिलाकर के उनका अपना फ़ायदा भी इसमें उन्होंने देखा है। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद, जिसको वुड डिस्पैच कहा गया है, अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे ताकि इस क्रांति की बजाय लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाए और वो लोगों के द्वारा जो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया जा रहा है वो किसी हद तक कम किया जा सके। इसके बाद आगे दिया हुआ है इसमें एक स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, क्योंकि जब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने स्तर पर नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से स्कूल स्थापित करने शुरू कर दिए, विद्यालय स्थापित करने शुरू कर दिए, नई शिक्षा नीति लेकर के आए जिसको वो डिस्पैच कहा गया। तो ये जो स्थानीय पाठशालाएं थी, जो आश्रम वगैरह थे, उनका क्या हुआ, इसके विषय में हम बात करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह सीखते रहिए। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी और आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जहाँ तक हमने बात की उससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।